Hello everyone, welcome to Jain Science Civil Services Academy. I am Vishal Rai here to teach you polity, and we will take the polity in series wise. जैसे कि अगर हम लोग आज नेशनल इमरजेंसी ले रहे हैं जो कि बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन पॉलिटी फॉर यूपीएससी एंड एपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर बोथ। तो ये एक सीरीज चलता रहेगा। मैं ट्राई करूँगा कि डेली या हर एक दो दिन में आपके लिए एक एक वीडियो लाता रहा हूँ जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपका पूरा पॉलिटी ट्राई करूँगा कि धीरे धीरे कवर हो जाए। और मैं ये मानता हूँ और ऐसा मुझे लगता है कि एक बार अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए फिर और कुछ दूसरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। और लेकिन करंट अफेयर तो फिर भी आपको ऐड ऑन करना होगा, लेकिन फॉर द स्टैटिक पोर्शन दिस विल बी इनफ। और मोस्टली हम लोग अगर कलेक्टर बने या ना बने, डिप्टी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लेकिन मटेरियल कलेक्टर ज़रूर बन जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्टिक रहिए टू क्लियर दिस एग्जाम वेरी फास्टली। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज emergencies and types of emergency. If we look that in our constitution there are three types of emergency. Emergency तो है लेकिन कितने टाइप्स का? थ्री टाइप्स का। पहला क्या है? नेशनल इमरजेंसी विच इज अंडर आर्टिकल 352। इसमें अगर हम लोग +4 कर दे तो विच बिकम 356, दैट इज प्रेसिडेंट रूल। ओके। और तीसरा क्या है इसमें? अगर इसमें भी अगर हम लोग +4 कर दे तो विच बिकम आर्टिकल 360 विच इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हम लोग एक सीरीज में देखेंगे। आज का वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि प्रेसिडेंट रूल भी समझ ले और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी समझ ले। ओके, तो इन दिस वीडियो वी विल सी ओनली द नेशनल इमरजेंसी विच इज अंडर आर्टिकल 352। तो एक मेरा एक रिक्वेस्ट होगा। इतना दिन के प्रिपरेशन में मैंने ये देखा है कि हम लोग मोस्टली पीडीएफ से पढ़ने का कोशिश करते हैं कि ठीक है टीचर ने पढ़ाया, पीडीएफ तो है ही, हम लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। आप जब मैं पढ़ाऊँ कोई भी टॉपिक, उसके बाद पॉज करके वीडियो आप ये पूरा अपना हाथ से ही लिख लीजिए। उससे क्या होगा कि मैंने पढ़ाया फिर आपने लिखा तो उसका क्लैरिटी आ जाएगा। और प्लस आप खुद का जब नोट्स पढ़ेंगे तो आपको खुद ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। और प्लस आप जब लिखेंगे तो आपका मसल मेमोरी डेवलप होगा जो आपका मेंस का आंसर राइटिंग में काम आएगा और प्लस प्रीलिम्स का फैक्ट में आपको काम आएगा। आपको अचानक से याद आ जाएगा कि अच्छा ये तो मैंने लिखा है या ये मैं जानता हूँ। तो ओके, लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, नेशनल इमरजेंसी। सो नेशनल इमरजेंसी क्या है कि बहुत टाइप में, अगर नॉर्मली हम लोग का गवर्नेंस चलता है, स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत सारा एमपीज है, एमएलएज है, ये नेशनल नॉर्मल टाइम में हमारा गवर्नेंस चलता है। लेकिन क्या इमरजेंसी में भी ऐसा होता है? और अगर कुछ अलग होता है तो कैसा होता है, या किस चीज़ को हम लोग इमरजेंसी बोल दे? अगर अभी तक हम लोग ने इमरजेंसी बस 2 या 3 बार देखा है, वो हम लोग देखेंगे हिस्ट्रीज में। तो पहला क्या है कि ग्राउंड्स ऑफ इमरजेंसी, कि हम लोग इमरजेंसी कैसे कैसे लगाया जा सकता है। देखिए इमरजेंसी बहुत एक खतरनाक प्रोविजन है और ज़रूरी भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत जिसका मिसयूज भी हो सकता है, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इमरजेंसी ना हो तो इंडिया का सोवरेनिटी खतरे में आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग को नेशनल इमरजेंसी एक बहुत मतलब दो धारी तलवार का डबल एज स्वॉर्ड बन जाता है कि नेशनल इमरजेंसी के साथ करना क्या है। तो पहले हम लोग ग्राउंड्स देखते हैं कि किस किस ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो फर्स्ट ग्राउंड आवर इज वॉर, फर्स्ट ग्राउंड इज वॉर। और सेकेंड ग्राउंड इज एक्सटर्नल एग्रेशन। सेकेंड ग्राउंड क्या है? एक्सटर्नल एग्रेशन। अब ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सुनने के लिए लगता है कि वॉर है और एक्सटर्नल एग्रेशन है, दोनों सेम है। नहीं, वॉर का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग फॉर्मली कोई कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर कर दें नोटिफिकेशन में कि हम लोग इस कंट्री के साथ, जैसे अगर हम लोग ने
पाकिस्तान के साथ अगर वॉर हुआ है तो नोटिफिकेशन के थ्रू अगर हम लोग डिक्लेयर कर दे कि वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान और चाइना, तो ये हो गया वॉर। लेकिन क्या एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर दोनों सेम है? तो ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब क्या है कि इंडिया के बाउंड्री पे हो सकता है कि जो हम लोग का जो पड़ोसी देश है या कोई भी कंट्री जो हम लोग का एनिमी कंट्री है, वो आके खड़ा है, एयरफोर्स लेके आया हुआ है, बहुत अपना सोल्जर लेके आया हुआ है, और वो ऐसा कर रहा है कि कभी भी अटैक कर सकता है, या एक दो जगह में थोड़ा सा मुठभेड़ हो चुका है, फायरिंग किया, हम लोग ने भी जवाबी फायरिंग किया, फॉर एग्जाम्पल गलवान में। और फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ साल, एक साल पहले जब पाकिस्तान के साथ हमारा एक वो हुआ था, उसको बोल सकते हैं हम लोग एक्सटर्नल एग्रेशन। ये क्या है कि कुछ एक रीजन में हो रहा है और फुल्ली वॉर में नहीं है, तो इसको क्या बोलता है? एक्सटर्नल एग्रेशन बोलता है, जो कि एक ग्राउंड हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर करने का। तो कौन सा? पहला क्या था? वॉर। वॉर मतलब पूरा एकदम फॉर्मली अनाउंस डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज कि हम लोग इस कंट्री के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। और दूसरा क्या है? एक्सटर्नल एग्रेशन, कि हम लोग ने डिक्लेयर नहीं किया है कि पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ वॉर पे है, लेकिन फिर भी मतभेद हो रहा है, वो हम लोग फायरिंग कर रहा है, वो लोग फायरिंग कर रहा है। अभी रिसेंटली हम लोग मैंने बताया जैसे कि पाकिस्तान के साथ जब हम लोग थे तो वैसा ही हो रहा था, वो लोग मिसाइल मार रहा था, हम लोग लेकिन उसको कवर करा, हम लोग उन लोग का एयरबेस पे गिराया, लेकिन फुल्ली वॉर पे नहीं था। तीसरा ग्राउंड क्या हो सकता है? आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन, इसका क्या है कि ये हम लोग का कंट्री के लोग ही कुछ वो क्या करते हैं, सरकार के खिलाफ विरुद्ध हो जाए, मतलब एक मेजोरिटी ऑफ पीपल आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और ऐसा नहीं कि दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट विद देयर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लेकिन तब नहीं होगा। कब? आर्म्ड रिबेलियन के टाइम में, कि ठीक है आदमी लोग ने बंदूक हथियार उठा लिया है और फिर सरकार के खिलाफ हो गया, कि सरकार से ही लड़ाई करने में आ गया, तो उस ग्राउंड पे हम लोग नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन पहले इससे क्या होता था? इसका मिसयूज होता था। पहले क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस था, फिर उसके बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बदलाव लाया, उसके बाद ये इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके हम लोग ने क्या किया? आर्म्ड रिबेलियन। क्यों किया ऐसा? अब देखिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस इज अ वेरी वेग टर्म। इंटरनल डिस्टर्बेंस में तो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई दो आदमी लड़ाई करे, ठीक है, या दो कम्युनिटी में आपस में लड़ाई हो, अब बोले दो कम्युनिटी के बीच में आपस में लड़ाई हो, आपने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अरे ये क्या बात हुआ भाई? दो कम्युनिटी में है, वो लोग आपस में सुलझा लेंगे, और उसके लिए तो भाई लॉ है, पुलिस है, सब कुछ है, फिर इसके लिए आप नेशनल इमरजेंसी क्यों लगा रहे हैं? उसके बाद तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हमने क्या कर दिया? आर्म्ड रिबेलियन में बदल दिया, कि जब तक इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो इंटरनली लोग हैं, वो जब तक सरकार के खिलाफ हथियार ना उठाए तब तक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं होगा। ये वाला प्रोविजन का मिसयूज हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में। उन्होंने क्या किया था, जब उनका कोर्ट ने उनका इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, तो उन्होंने क्या किया था? इंटरनल डिस्टर्बेंस का ग्राउंड देके नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया था। और नेशनल इमरजेंसी में डिक्लेयर होने से क्या होता है? हमारा फाइनेंशियल मतलब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया था? जितना भी ऑपोजिशन का लीडर्स था, जो भी था, सबको जेल में बंद कर दिया था। तो ये फिर जब देखा कि इंदिरा गांधी ने मिसयूज किया है, तो फिर जो आने वाली आगे का सरकार था, उन्होंने इस वर्ड को चेंज कर दिया गया, ताकि कोई और फ्यूचर में दोबारा इसका मिसयूज ना कर सके। फिर मैंने बताया कि कब इमरजेंसी हम लोग का कंट्री में लग चुका है। तो पहला 1962 इंडो चाइना वॉर। ये वॉर था, लेकिन ये ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर नहीं था, ये किस आधार पे था? एक्सटर्नल एग्रेशन। फिर इंडो पाक वॉर, इंडिया बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं जिसको। अब बांग्लादेश को हम लोग ने आज़ादी दिलाया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये लोग बोलते हैं कि इंडिया के साथ इनको नहीं रहना है, मतलब दे डोंट वांट रिलेशन विद इंडिया आफ्टर द रिमूवल ऑफ शेख हसीना। तो लेकिन हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, चेंज थोड़ी कर सकते हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन, ये भी एक्सटर्नल एग्रेशन के तहत ही वॉर डिक्लेयर हुआ था। वो मतलब सॉरी, एक्सटर्नल एग्रेशन के तहत ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था। इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड ऑन द
grounds of war. It was declared on the grounds of external aggression. और थर्ड 1975 पे ए रहा, जो मैंने बताया था मिसयूज का बात, ए रहा नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस डिक्लेयर्ड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये हो सकता है एपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा नेशनल इमरजेंसी कौन सा ग्राउंड पे डिक्लेयर किया, मैच द फॉलोइंग के तहत। तो आप ये एक बार याद कर लीजिएगा। और वैसे भी ये सब हम लोग को पता होना चाहिए एज अ यूपीएससी एपीएससी एस्पिरेंट, तो वी शुड नो दिस। ओके, देन लेट्स मूव अहेड। अब प्रोक्लेमेशन प्रोसेस क्या होता है कि ठीक है इमरजेंसी, कोई भी एक सिचुएशन बन गया, इमरजेंसी हो गया है, तो इसको लगाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले कैबिनेट यानी कि प्राइम मिनिस्टर विथ द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो लोग मिलके रिटन में प्रेसिडेंट को रिकमेंड करे कि प्रेसिडेंट साहब कुछ एक इमरजेंसी आ गया है जिसके वजह से हम लोग को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देते हैं। पहले क्या होता था कि नेशनल इमरजेंसी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बोलते थे और डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन आफ्टर 44th अमेंडमेंट एक्ट, हम लोग देखेंगे आगे कि आप 44th अमेंडमेंट में क्या क्या बदलाव लाया है, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद क्या क्या चेंजेस हो गया वो अभी देख लेते हैं। कि ये जो जस्ट पीएम को हम लोग ने क्या कर दिया, कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट का रिटर्न रिकमेंडेशन कर दिया, ये बदलाव आया। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, कैबिनेट ने तो अथॉरिटी दे दिया कि आप प्रेसिडेंट लगाइए, तो इमीडिएटली जैसे आज अगर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन मिलता है कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाना है, तो आज का आज लग गया। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अब जाएगा पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद कि विद इन वन मंथ पार्लियामेंट हैव टू अप्रूव इट। पार्लियामेंट में कौन है, दो हाउस, लोकसभा प्लस राज्यसभा। क्या यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल है, तो नहीं, इमरजेंसी में स्टेट का लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। फिर अब मैंने बताया कि पार्लियामेंट को मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस विद इन 1 मंथ। ये क्या है, विद इन 1 मंथ, ये भी जानने का बात है, क्वेश्चन आ सकता है। ये विद इन 2 मंथ, विद इन 2 मंथ पहले था, बिफोर 44th अमेंडमेंट एक्ट पहले था 2 महीना पहले, लेकिन भाई 2 महीना में तो इट्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। अगर 2 महीना तक इमरजेंसी लग जाए बिना पार्लियामेंट्री के अप्रूवल में, तो 2 महीना में तो कितना कुछ चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग ने 44th अमेंडमेंट क्या क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। और अगर प्रेसिडेंट ने, मान के चलिए कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, इमरजेंसी है, और हो सका कि इस पीरियड में लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व का मतलब अब लोकसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो लोग अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे। तो इस टाइम में क्या होगा, राज्यसभा को अप्रूव करना होगा अकेले, और राज्यसभा को कितना टाइम में, विद इन 1 मंथ ऑफ द डिक्लेरेशन, क्योंकि राज्यसभा तो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। तो राज्यसभा को 1 महीना में करना होगा, तो फिर उसके बाद इमरजेंसी चलता रहेगा। और उसके बाद इलेक्शन हुआ, नया लोकसभा बना, और जब नया लोकसभा जैसे ही बनता है, तो पहला सिटिंग के विद इन 30 डेज इसको फिर वापस से अप्रूव करना पड़ेगा टू कंटिन्यू द नेशनल इमरजेंसी। यहां डिफरेंस देखिए, अगर पहले क्या है, विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ अगर नॉर्मल केस में है कि ठीक है लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, तो कितना दिन में अप्रूव करना पड़ेगा, विद इन 1 मंथ। और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, वापस से आता है, तब कितना में करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज। ये कैच है इसमें, ये आपको एकदम मार्क कर लेना चाहिए, ताकि प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। विद इन 30 डेज और विद इन 1 मंथ, ये दोनों का बीच में डिफरेंस जानना होगा। तो ठीक है, पार्लियामेंट में पास हो गया, इमरजेंसी चल रहा है, लेकिन पास करने का मेजोरिटी कितना होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए, तभी तो। अगर दो होता है ना कि 2 से भले 3, 1 से भले 2, तो यहाँ पे भी मेजोरिटी रिक्वायर्ड क्या है, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, 2/3। अब देखो टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी
इसका क्या मेजोरिटी, बस इसका मेजोरिटी मतलब क्या होता है 50% प्लस 1। लेकिन और भी इसमें क्या है, टोटल मेंबरशिप का क्या है, और 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितना आदमी आया है उसका 2/3। जैसे एक दिन होता है ना, कभी कभी कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं जाते हैं तो एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन जितना आया उसका, जैसे एग्जांपल अगर 500 सीट्स है लोकसभा में, तो इसका क्या लेना है हम लोग को, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 251, 50% प्लस 1, ये हो गया। तो इसका मतलब इतना आदमी तो वोट देना ही पड़ेगा इमरजेंसी कराने के लिए, वरना इससे कम दिया तो इमरजेंसी रिवोक्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और उसके बाद जितना आदमी है उसका 2/3 होगा, ये तो मिनिमम हो गया, मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन उस दिन बोले 100 आदमी नहीं आया, तो फिर 5, इसमें अगर 500 का, इसमें 500 का फिर 2/3 मेंबर वोट करना ही पड़ेगा। 2/3 मेंबर अगर हम लोग इसमें करें तो इधर हो जाएगा 1000, और 1000 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो 3, फिर 33 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो इसका मतलब अगर मेंबरशिप 500 है तो 333 आना, वोट होना ही पड़ेगा, तब जाके इमरजेंसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, कंटिन्यू हो सकता है। फिर एक बार ठीक है, एक बार इमरजेंसी लगा दिया हम लोग ने, तो वो कितना दिन तक चलेगा, ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड चले। उस ऐसा होता तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो जो कि थोड़ा सा अलग विचारधारा का हो या अलग सोच का हो, तो वो क्या करेगा, एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गया और इमरजेंसी लगा दिया, एक बार पार्लियामेंट से पास करा दिया, पार्लियामेंट को बोला कि ठीक है 1-2 महीना में ठीक कर लेंगे, उसके बाद वो हटा ही नहीं, तो इंडिया का तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म, कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाएगा। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है कि कोई भी इमरजेंसी अगर एक बार डिक्लेयर होता है तो उसका वैलिडिटी कितना है, 6 मंथ। कितना है, 6 मंथ। मतलब अगर कोई जनवरी में नेशनल इमरजेंसी लगता है और जनवरी में पास करता है पार्लियामेंट, तो वो मैक्सिमम जून तक जा सकता है, और जून से अगर और ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो फिर आपको पार्लियामेंट का सेशन बुलाना होगा और फिर इमरजेंसी पास करना होगा सेम तरीके से। क्या, सेम मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी सेम, और फिर उसके बाद फिर आप 6 मंथ के लिए बढ़ा सकते हैं। अगर और बढ़ाना है तो फिर पार्लियामेंट को बुलाइए, फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास कराइए, फिर 6 मंथ के लिए, तो ऐसे ऐसे करके बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, समझ गया। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कुछ काम नहीं कर रहा है। अच्छा, फिर आता है, अब हम लोग देख लिया कि प्रोक्लेमेशन क्या है, अब देखते हैं कि विड्रॉल कैसे होता है। विड्रॉल में क्या है कि एग्जाम्पल के लिए कि हम लोग अगर कुछ भी लॉगिन करें, जैसे जीमेल में ही लॉगिन करते हैं, क्या है, पहले पासवर्ड चाहिए, फिर आपका जो पहले से ऑलरेडी मोबाइल में है उसमें एक नंबर कोड आएगा, उसको सेलेक्ट करिए। तो लॉगिन करना मुश्किल है, लेकिन लॉग आउट करना कितना आसान है, एक बटन दबाया लॉग आउट हो गया, कुछ नहीं मांगता है। वैसे ही इमरजेंसी लगाना मुश्किल है, लेकिन इमरजेंसी को रिवोक करना वैसे ही आसान है। सबसे पहला क्या है कि प्रेसिडेंट का मर्जी, रिकमेंडेशन तो उसी का रहे, प्रेसिडेंट का मर्जी नहीं, रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट प्रेसिडेंट कैन एनी टाइम बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन कैन रिवोक द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर 6 महीना, मैंने जैसे बताया कि 6 महीना में अप्रूव करना पड़ता है, कोई हाउस नहीं किया अप्रूव, कोई हाउस, एक भी हाउस अप्रूव नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली नेशनल इमरजेंसी क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है, लोकसभा को इसमें थोड़ा सा पावर दिया गया है, राज्यसभा को नहीं, लोकसभा में
अगर ऐसा होता है कि लोकसभा को लगता है कि नेशनल इमरजेंसी गलत लगा है या अब नेशनल इमरजेंसी और लगाने का जरूरत नहीं है, तो अगर पार्लियामेंट सेशन में है और तो क्या होगा, लोकसभा का 1/10 मेंबर रिटर्न में लेटर देखेगा किसको, स्पीकर को, ताकि एक सिटिंग में बैठा जाए। और अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो 1/10 मेंबर किसको रिटर्न में लिखेगा, प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट साहब आप एक सेशन बुलाइए, हम लोग नेशनल इमरजेंसी नहीं चाहते हैं। फिर वो सेशन में सिंपल मेजोरिटी में वो पास हो जाए तो उसके बाद जो नेशनल इमरजेंसी है वो सस्पेंड हो जाएगा। याद रखिएगा कि लोकसभा को ही पावर दिया गया है, स्पेशली लोकसभा को। क्या नोट, 1/10 मेंबर ऑफ द लोकसभा, कितना, 1/10 मेंबर। अगर 100 मेंबर है तो 10 मेंबर ये रिकमेंडेशन के लिए है, मतलब रिटर्न नोटिस के लिए है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट या स्पीकर को एक स्पेशल सिटिंग बुलाना होगा विद इन 14 डेज फॉर दिस। याद रखिएगा 14 डेज। जब लोकसभा का मेंबर 1/10 प्रेसिडेंट या स्पीकर को बोलते हैं कि हम लोग नेशनल इमरजेंसी हटाना चाहते हैं, तो विद इन 14 डेज इसको किसको, स्पीकर या प्रेसिडेंट को स्पेशल सिटिंग बुलाना पड़ता है विद इन 14 डेज। याद रखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन घुमा देता है थोड़ा सा, विद इन 20 डेज, विद इन 30 डेज, तो वहां पे मिस्टेक हो जाएगा, कितना, विद इन 14 डेज। याद रखिएगा। और ये पावर किसके पास है, सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। और कौन सा मेजोरिटी चाहिए सस्पेंड रिवोक करने के लिए, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी तो लग गया, लेकिन इससे होता क्या है, इफेक्ट क्या है नेशनल इमरजेंसी का, तो हम लोग 3 में देखेंगे, 3 हेडिंग्स में देखेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियली। तो एग्जीक्यूटिव का जो इफेक्ट्स है नेशनल इमरजेंसी का, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम स्टेट का, जो कि 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट। तो स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम में ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब क्या होगा कि लेजिस्लेटिव का बता दिया मैंने, एग्जीक्यूटिव का बताना था। एग्जीक्यूटिव में क्या था कि एग्जीक्यूटिव जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को कोई भी ऑर्डर दे सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या है कि चीफ मिनिस्टर किसी का सेंटर का थोड़ी सुनेगा, वो तो अपना मन का करेगा, जो उसका मन में आएगा वो करेगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम में चीफ मिनिस्टर अपना नहीं, इट वर्क्स एज अ एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंटर बिकम एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर, कुछ भी हो। नॉर्मली सेंटर डायरेक्शन देता है, लेकिन किस चीज में, जो कि सेंट्रल सब्जेक्ट हो उसमें। लेकिन इमरजेंसी के टाइम में कोई भी मैटर हो उस पर सेंटर एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर दे सकता है और वो ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। फिर दूसरा क्या है, क्या स्टेटस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, क्या स्टेट गवर्नमेंट खत्म हो जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम, तो आंसर है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट रहता है, लेकिन बस इट वर्क एज अ एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी याद रखने का बात है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, द स्टेट गवर्नमेंट आर डिसमिस, तो आंसर होगा नहीं, द स्टेट गवर्नमेंट आर not dismissed, they continue to exist but come under the complete control of the central government। ये हो गया एग्जीक्यूटिव। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव इफेक्ट, कि लेजिस्लेटिव इफेक्ट होता है उस पे क्या है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट का पावर और लेजिस्लेशन का, लेजिस्लेटिव इफेक्ट क्या है, कानून बनाना किसका काम है, पार्लियामेंट का। तो ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेचर का भी कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या होता है कि कोई भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है। नॉर्मली मैंने बताया जैसे कि 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट 3 लिस्ट होता है, स्टेट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकता है। तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जैसे पुलिस, लैंड, एग्रीकल्चर, जो भी हो, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बना सकता है। और एक बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कानून बनाया वो कब तक चलेगा, अप टू 6 मंथ। याद रखिएगा ये भी कि अप टू 6 मंथ तक चलेगा। फिर ओवरराइडिंग पावर भी है पार्लियामेंट के पास, किसके पास, ओवरराइडिंग पावर। स्टेट लेजिस्लेचर को हम लोग सस्पेंड नहीं करते हैं उस टाइम, सस्पेंड मतलब हटा नहीं देते,
बस उनका क्या है कि पार्लियामेंट अगर लॉ बनाना चाहता है उस स्टेट के लिए तो बना सकता है। तो देखिए कितना ज़्यादा पावरफुल प्रोविजन है नेशनल इमरजेंसी के लिए कि सेंटर को एकदम खुला ब्लैंक चेक मिल जाता है, जो मन में आता है करो, कोई फेडरलिज्म नहीं, कोई लिस्ट सिस्टम नहीं, कोई 7 शेड्यूल नहीं, आपको जो मन में आ रहा है कर रहा है। तो ये थोड़ा सा, लेकिन ये ज़रूरी भी है कि कोई स्टेट, बहुत सारा स्टेट है वो चाहते हैं कि इंडिया से अलग हो जाए, तो हो सकता है कुछ ऐसा लॉ बना दे जिसका जो सोवरेनिटी है वो खतरा में आ जाए, तो उस टाइम में तो सेंटर को पावर रहना ही होगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंटर to protect the state from external emergencies, external aggressions, and to run the state in accordance with the constitution। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया। और ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 355, याद रखने का चीज है। ये सब इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं तो आप एक बार नोट बनाते चलिएगा। फिर ऑर्डिनेंसेस, अगर स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है लेकिन फिर भी कोई स्टेट का लिए लॉ बनाना है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। नॉर्मली ऑर्डिनेंस स्टेट के लिए कौन इशू करता है? इशू करता है गवर्नर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ द स्टेट। फिर उसके बाद लाइफ ऑफ द हाउस, कि जो एक बार मतलब अगर कोई एक सरकार है, सपोज ए पार्टी का गवर्नमेंट है, ए पार्टी का गवर्नमेंट ने क्या किया? ए पार्टी का गवर्नमेंट का 5 साल पूरा होने वाला है, 4.5 ईयर्स बचा हुआ है। इसने क्या किया? इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। तो अब इमरजेंसी कर दिया तो उसके बाद ये अपना लाइफ को एक्सटेंड कर सकता है। अब कितना साल के लिए जाएगा? 5.5 ईयर्स हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि इतना ही कर सकता है, इमरजेंसी है, हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी ऐसा हो कि 2-3 साल तक चले। हम लोग किसी के साथ वॉर में है, वो 2-3 साल तक चलता है। फिर 1.5 ईयर्स तक हम लोग इसको इंक्रीज कर सकता है। तो अब कितना हो जाएगा? टोटल 7 ईयर्स तक हो जाएगा। फिर 1.5 ईयर तक, सॉरी इसमें 1 ईयर तक बढ़ा सकता है हम लोग, 1 ईयर तक। तो अब कितना हो जाएगा? 6.5 ईयर्स। देखिए, एक जो पहले 5 साल का सरकार चलना था, अभी कितना? 6.5। ऐसे एक साल बढ़ाते बढ़ाते 1 ईयर प्लस करते करते ये अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक नेशनल इमरजेंसी है तब तक ये अपना लाइफ बढ़ा सकता है, जब तक बढ़ा सकता है, एक साल, विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन एक बार अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गया तो मैक्सिमम ये 6 महीना के आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी सीजेस। ये याद रखिएगा, 6 मंथ एंड 1 ईयर, 1 ईयर एट अ टाइम एंड 6 मंथ आफ्टर द सीजेशन ऑफ इमरजेंसी। ये याद रखने का चीज है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। अब देखते हैं फाइनेंस इफेक्ट। फाइनेंस इफेक्ट की पैसा का लेन देन, इमरजेंसी होता है तो हम लोग कभी कोविड के टाइम में घर में इमरजेंसी हो गया था, ऐसे फॉर्मली डिक्लेयर तो नहीं हुआ था। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि कितना भी जरूरी चीज़ क्यों ना हो, कट किया जाता था। जो जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे घर का राशन हो गया, वो सब में खर्च किया जाता था। उस टाइम में अगर मेरे को कोई एक फ़ोन लेना है या फ़ोन का कवर लेना है या कुछ भी लेना है तो हम लोग नहीं लेते थे। जूता खरीदना है तो नहीं, क्यों? क्योंकि पैसा का कमी है। तो जब हम लोग का घर में इमरजेंसी आ सकता है तो स्टेट में भी इमरजेंसी आ सकता है। किस चीज़ का? पैसा का कमी हो सकता है कभी भी, और पैसा का कमी है लेकिन जो जरूरी है वो तो खरीदना ही पड़ेगा। जैसे जेट फाइटर के लिए फ्यूल खरीदना ही पड़ेगा, आर्मी के लिए बंदूक या एम्यूनिशन खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं खरीदेंगे तो कोई एनिमी कंट्री हम लोग का ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकता है। उसके बाद जो जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो बीपीएल या जो भी गरीब आदमी लोग है उसको राशन पहुंचाना है, वो तो कंपलसरी है, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ को कट कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट का जो स्टाफ है उसको सैलरी कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ जो फ्री बीज है उनको कट कर सकते हैं। ये कब होता है? फाइनेंशियल इफेक्ट के, ये नेशनल इमरजेंसी में फाइनेंशियल इफेक्ट में क्या होता है वो देखते हैं कि कट कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी में। तो क्या होता है
कि जो भी स्टेट का जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेट हो गया हम लोग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कोविड का टाइम में, पेरेंट्स हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले जो हम लोग का पैसा हुआ करता था उसमें भी रोक लगा दिया। तो प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये चीज मेंशन है क्या, कि आर्टिकल 268 टू 279 में क्या है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट का प्रोविजन है कि सेंटर का अलग पैसा होगा प्लस स्टेट का अलग पैसा होगा, ताकि दोनों अपना अपना काम कर सके। लेकिन इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, प्रेसिडेंट ये रिलेशन को, रेवेन्यू रिलेशन को चेंज कर सकता है, और पूरा का पूरा जो स्टेट फाइनेंस है वो कंट्रोल कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। कि इस बार स्टेट को कोई स्कीम रन करना है, जैसे एग्जांपल लाडली बहना, तो इमरजेंसी है, सेंट्रल बोला कि नहीं तो ये स्कीम रन नहीं कर सकता, स्टेट बोलेगा कि ये तो मेरा स्कीम है, स्टेट लिस्ट का है, मेरे पास पैसा है, मैं करूं, तो नहीं, प्रेसिडेंट बोलेगा नहीं तो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये बात कि ड्यूरिंग इमरजेंसीज यू कैन नॉट यूज द फंड्स बाय योर ओन, आई कैन, प्रेसिडेंट बोलेगा आई कैन मॉडिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। फिर इसका फाइनेंशियल जो इफेक्ट है, इसका कंटिन्यूशन कब रहेगा, टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। मतलब जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो ये हो गया, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो अगर सपोज इस बीच में अगर हम लोग ने मई में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और दिसंबर आते आते तक इसको रिवोक कर दिया इमरजेंसी को, अब इस बीच में मई और दिसंबर के बीच में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने बोला था कि स्टेट को कि मैं अब तेरा फाइनेंस पे कंट्रोल करूंगा, तो बोला ठीक है इमरजेंसी कर ले। लेकिन दिसंबर में अगर रिवोक कर दिया तो यूज मतलब ऐसा होना चाहिए था कि अब तो रेवेन्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन था वापस नॉर्मल हो जाए, लेकिन नहीं, ये जो पहले जो प्रेसिडेंट ने जो बोल दिया वो कब तक चलेगा, टिल 31 मार्च तक। इसी को बोलता है टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन द विच इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। क्यों? क्योंकि ये साल में दिसंबर में हुआ था और फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हो रहा है, तो इतना दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च और 3 महीना तक ये चलेगा ही चलेगा, 3 महीना तक चलेगा ही चलेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फिर अब ये मेन चीज, मतलब प्रीलिम्स में अगर कुछ नेशनल इमरजेंसी में इंपॉर्टेंट है तो ये है फंडामेंटल राइट्स, जिसका इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो सबसे पहला आर्टिकल क्या है, 358। 358 क्या है, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में 6 राइट्स है, वो हम लोग ने पढ़ा है बेसिक में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ऐसे करते करते 6 है ना। तो वो चीज आर्टिकल 358 में लिखा है कि कोई इमरजेंसी डिक्लेयर है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में है तो 6 जो राइट है अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ऑटोमेटिकली सस्पेंड का मतलब क्या है कि उसके लिए प्रेसिडेंट को कोई अलग सा नोटिफिकेशन नहीं निकालना है कि आर्टिकल 19 हैज बीन सस्पेंडेड, नहीं। अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के तहत ग्राउंड पे इमरजेंसी डिक्लेयर है तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड। और याद रखिएगा इसमें 2 ही चीज है, आर्म्ड रिबेलियन नहीं है, क्या है, ओनली आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या ग्राउंड चाहिए, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। इसमें दे आर नॉट सस्पेंडेड इन द केस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ये चीज भी जानना जरूरी है। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली डिलीट मतलब सस्पेंड हो जाएगा। और अगर आर्म्ड रिबेलियन के हुआ तो नहीं हुआ, आर्म्ड रिबेलियन के तहत होगा तो नहीं होगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 359 क्या है, सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट। सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट का मतलब क्या है कि पहले वाला आर्टिकल 358 में क्या बोल रहा है
कि सपोज आपको नारियल खाना है, तो 358 बोल रहा है नारियल क्या है आपका राइट्स, और खाना है मतलब उसका एनफोर्सिबिलिटी। तो आर्टिकल 358 बोल रहा है कि हम लोग आपको नारियल ही नहीं देंगे, मतलब फंडामेंटल राइट ही नहीं देंगे। लेकिन आर्टिकल 359 क्या बोल रहा है कि आपको नारियल तो दिया हमने, लेकिन उसको खाने के लिए दांत नहीं देंगे, तिथ नहीं देंगे। तो ये क्या बोल रहा है आर्टिकल 359 में, सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो एक अलग सा नोटिफिकेशन निकाल के बोला कि आर्टिकल 17, 14 सब सस्पेंडेड, इसका एनफोर्समेंट सस्पेंड रहेगा कि अगर ठीक है आपके पास राइट है, लेकिन अगर वायलेट होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कोर्ट ही तो इसको इंप्लीमेंट करवाता है ना, एनफोर्स करवाता है, सॉरी। तो आर्टिकल 359 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट एक अलग सा नोटिफिकेशन इशू करके कोई भी फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकता है। इसके लिए अलग सा सेपरेट नोटिफिकेशन ऑर्डर निकालना पड़ेगा। फिर लेकिन ये याद रखिएगा आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंडेड नहीं रहेगा, आर्टिकल 20 एंड 21। लेकिन हम लोग देखना, ये चीज़ देखने का इंपॉर्टेंट है कि क्रूशियल लिमिटेशन भी है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को अगर हम लोग ने बोला है, मतलब 359 ये पावर देता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्सिबिलिटी को वो सस्पेंड कर सकता है, लेकिन इसका दो लिमिटेशन है। दो लिमिटेशन क्या है कि प्रेसिडेंट कैन नेवर सस्पेंड द एनफोर्सिबिलिटी ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21। तो आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है, 3 कोर फंडामेंटल राइट्स हम लोग को आर्टिकल 20 देता है। पहला क्या है कि कोई भी पोस्ट फैक्टो लॉ हम लोग पे मतलब नहीं, क्रिमिनल पोस्ट फैक्टो लॉ, क्रिमिनल। आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि कोई भी पोस्ट फैक्टो लॉ हम लोग पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, सपोज आज के दिन अगर कोई भी चीज क्राइम नहीं है, सपोज आज के दिन अगर पढ़ाना क्राइम नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस, तो ऐसा नहीं होगा, तो अभी मेरे को जेल नहीं होगा। और ऐसा नहीं होगा कि आज से 1 महीना बाद सरकार ने एक नया लॉ बना दिया कि जो पढ़ाएगा वो क्रिमिनल ऑफेंस है, तो उसके तहत में फिर उसके बाद अगर कोई पढ़ाता है तो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन जो उससे पहले जिसने पढ़ाया है उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये है क्या, आर्टिकल 21 का पोस्ट फैक्टो लॉ बताता है कि एक बार लॉ बन गया, उससे पहले जितना जो क्रिमिनल है उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस के लिए। सिविल ऑफेंस में ऐसा किया जा सकता है, सिविल ऑफेंस जैसे कि किसी का बैंक का लोन हो गया, फ्रॉड हो गया, ये सब में किया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं किया जा सकता है। फिर दूसरा ये राइट्स क्या प्रोवाइड करता है, दूसरा क्या है, डबल जेपर्डी नहीं हो सकता। डबल जेपर्डी का मतलब क्या है कि आपको एक क्राइम का सजा 2 बार नहीं दिया जा सकता है। कहाँ नहीं दिया जाता, कोर्ट में नहीं दिया जा सकता है। सिर्फ जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कोई एक आदमी है, सपोज ए बी नाम का आदमी है, उसने किसी दुकान से कुछ चीज चोरी कर लिया, सपोज लैपटॉप चोरी कर लिया, तो उसको कोर्ट उस क्राइम का एक ही बार पनिशमेंट देगा कि इसने लैपटॉप चोरी किया था तो इसका सजा 3 महीना जेल होगा या कुछ भी होगा। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि बोले कोई और कोर्ट बोल दिया कि नहीं तू लैपटॉप एक बार चोरी किया था ना, और 3 महीना का, वैसा नहीं होगा। लेकिन कोर्ट नहीं दे सकता है। लेकिन सपोज वो आदमी कोई ऑफिस में काम करता था या उसने, तो कोर्ट ने उसको 3 महीना का सजा दे दिया। लेकिन अगर उसका जो ऑफिस है वो भी बोला कि तू तो चोर आदमी है, तेरे को रख के क्या करेंगे, तो फिर उसको निकाल दिया, तो क्या ये डबल जेपर्डी में काउंट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस कोर्ट नहीं है। तो डबल जेपर्डी ध्यान रखिएगा सिर्फ कोर्ट में ही एप्लीकेबल है। फिर तीसरा क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तीसरा क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप कभी भी अपने खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते हैं। जैसे कि हाँ मैंने मर्डर किया है, इतना बोलना आपका सजा के लिए काफी नहीं रहेगा। पुलिस जो बोलता है ना कन्फेशन, पुलिस का जो कन्फेशन कोर्ट में नल एंड वॉइड रहता है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल ही हम लोग को सेफ करता है कि
पढ़ाना, मतलब जो आदमी ने जो बोला है अपने खिलाफ वो नहीं कर। लेकिन फिर आप लोग सोचे होंगे कि पुलिस का कन्फेशन को तो माना जाता है, फिर प्लस नार्कोटिक्स टेस्ट जो होता है या फिर कोई भी टेस्ट जो होता है उसमें तो फिर माना जाता है। तो कोर्ट वो नहीं देता देखता है, कोर्ट पुलिस क्या करती है उस बेसिस पे, जैसे किसी एक आदमी ने बोला कि मैंने मर्डर किया है, और मर्डर किया है तो पुलिस उसको पूछेगा ठीक है किया है, किस चीज से किया है, तो आदमी बोलेगा कि हाँ चाकू से किया था। फिर पुलिस पूछेगा कि चाकू कहाँ है, तो बोलेगा ऐसा ऐसा जगह में। फिर पुलिस क्या करेगा उस चाकू को कलेक्ट करेगा, उसमें फिंगरप्रिंट्स मिलाएगा, बोलेगा अच्छा इसका है। फिर कोर्ट में उसका बात नहीं बोलेगा कि सर इसने कन्फेस किया था, पुलिस कोर्ट में बोलेगा कि सर इसका कन्फेशन के थ्रू हम लोग का इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इसने एक चाकू से मर्डर किया और वो चाकू में ये इसका फिंगरप्रिंट है, तो फिर उसके आधार पे उसको सजा मिलता है, लेकिन उसका कन्फेशन के आधार पे नहीं। तो ये जो आर्टिकल है 20 और आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये भी दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होगा कभी भी, याद रखिएगा। क्योंकि आर्टिकल 21 क्या है, अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो ये इमरजेंसी या कुछ भी इसका रख के कोई फायदा है। इमरजेंसी क्यों लगाया जाता है, ताकि वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, तो हम लोग का सिटीजन को तो सेफ करना पड़ेगा ना, इसीलिए तो लगाया जा रहा है। अब पता चला कि नेशनल इमरजेंसी लगा के आप सबका राइट टू लाइफ ही छीन रहे हैं, तो क्या फायदा फिर इमरजेंसी लगाने का, कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए ये दो आर्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता है। ये सब प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आता है द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ये है सेवियर माना जाता है इसको, क्या माना जाता है, सेवियर, कि इसी ने ही बहुत सारा बदलाव ऐसा लेके आया जिसके वजह से आज इमरजेंसी और भी ज्यादा मुश्किल हो गया इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहला क्या लेके आया ये कि 352 का मिसयूज ना हो। सबसे पहला क्या चेंज किया इसने, इंटरनल डिस्टर्बेंस को क्या चीज से बदल दिया, आर्म्ड रिबेलियन से। मैंने जैसे बताया इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा, लेकिन आर्म्ड रिबेलियन क्या है, बंदूक लेके लड़ाई या कोई हथियार लेके। फिर रिटन एडवाइस, पहले क्या था, प्राइम मिनिस्टर फोन पे भी बोल देता था तो नेशनल इमरजेंसी लग जाता था, लेकिन इसमें अब क्या कर दिया कि रिटन एडवाइस जब तक कैबिनेट का नहीं आएगा तब तक प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकता है, ध्यान देने वाला बात है। फिर अप्रूवल टाइम, जब पार्लियामेंट का अप्रूवल पहले कितना हुआ करता था 2 महीना, अब कितना है 1 महीना, ताकि ठीक है जल्दी से जल्दी लगाए। फिर मेजोरिटी चेंज, पहले सिर्फ सिंपल मेजोरिटी में ही इमरजेंसी लगा दिया जाता था, जितना आदमी प्रेजेंट एंड वोटिंग है उतना हो गया सिंपल मेजोरिटी, उसका 50%। और स्पेशल मेजोरिटी जैसे मैंने बताया कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ये भी लेके आया। फिर पीरियोडिक रिव्यू भी होगा। पहले ऐसा था कि एक बार लग गया तो लग गया, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, जब तक खुद से नहीं हटाएगा। लेकिन उसके बाद 44th में क्या हुआ कि 6 मंथ का पीरियड लेके आया गया कि हर 6 महीना में आपको वापस से अप्रूव करवाना होगा। फिर उसके बाद लोकसभा को भी पावर दिया गया, जो हमने देखा था, ये भी 44th अमेंडमेंट में आया कि 1/10 मेंबर लोकसभा का रिटर्न में दे कि हम लोग को स्पेशल सिटिंग करना है। तो फिर उसके बाद पहले क्या था कि सारा राइट का एनफोर्सिबिलिटी खत्म हो जाता था, लेकिन जैसा मैंने बताया फिर 44th में बोला गया है कि आर्टिकल 20 और 21 का एनफोर्सिबिलिटी कभी भी खत्म नहीं होगा। ये आप एकदम रट लीजिए, ये सब प्रोविजन। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वेर एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट इन द इमरजेंसी प्रोविजन। अब आता है कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार, क्या है इंटरनल ग्राउंड्स। अर्लियर प्रोविजन क्या था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस पे हो सकता था, वेग है, पूरा ब्रॉड है, ब्रॉड टर्म है, इसको हम लोग ने रिप्लेस कर दिया आर्म्ड रिबेलियन से, मोर स्पेसिफिक एंड टेंजिबल। भाई बंदूक देखेगा और दिखेगा हम लोगों की बंदूक है, हथियार है, तब लगा दे। कैबिनेट एडवाइस, पहले क्या था ऑरल एडवाइस पे हो जाता था, प्राइम मिनिस्टर फोन करके बोल दिया प्रेसिडेंट साहब लगाइए, अब लगाना पड़ता है। अब क्या है, एक्ट ओनली रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द एंटायर कैबिनेट। एंटायर कैबिनेट का चाहिए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल,
पहले क्या था विद इन 2 मंथ, अब क्या है 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, ताकि अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो। मेजोरिटी रिक्वायर्ड क्या था पहले सिंपल, अब स्पेशल मेजोरिटी, टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वेटिंग। कंटिन्यूएंस, पहले वंस अप्रूव्ड इट कुड कंटिन्यू इंडेफिनिटली विदाउट फर्दर अप्रूवल, अब क्या है पेरियोडिक अप्रूवल एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ। ये इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हो सके। ओके, नेक्स्ट पेज। अब और देखते हैं रिवोकेशन। पहले क्या था, रिवोकेशन क्या था, सिर्फ प्रेसिडेंट कुड रिवोक इट, लोकसभा के पास कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, प्रेसिडेंट के ही पास था। और प्रेसिडेंट किसके उस पे काम करता था, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर पहले। अब लोकसभा को अलग से पावर दिया गया, हम लोग ने देखा है। फिर उसके बाद रिवोकेशन मेजोरिटी पहले तो नहीं था, अब क्या था सिंपल मेजोरिटी, क्योंकि क्यों नहीं था, क्योंकि पहले लोकसभा के पास पावर ही नहीं था। फिर फंडामेंटल राइट्स, एनफोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स कुड बी सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 359, जो हम लोग प्रेसिडेंट अलग से नोटिफिकेशन लेके आता था उस पे। लेकिन अब हम लोग क्या, अब 44th के बाद क्या हो गया कि ये 2 आर्टिकल का एनफोर्सबिलिटी कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर आर्टिकल 19 सस्पेंशन क्या था, कुड बी सस्पेंडेड फॉर एनी नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 19 कोई भी इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, वार हो, एक्सटर्नल हो, कुछ भी हो, आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन नहीं, अब क्या हो गया, अगर वॉर और एक्सटर्नल इमरजेंसी है, वॉर और एक्सटर्नल इमरजेंसी है तो ही होगा, नहीं ना कि नॉट फॉर आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, ध्यान देने का बात है। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और ज्यादा क्लैरिटी हो। फिर उसके बाद अब देखते हैं हम लोग प्रीलिम्स ट्रैप, कि यूपीएससी या एपीएससी हम लोग को फंसाता कहाँ है। मतलब हम लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी प्रीलिम्स में हम लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हो सकता है कभी एक्साइटमेंट में, कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कभी कुछ। तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं ट्रैप देखने का, ताकि हम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे। ऑथोरिटी ट्रैप क्या है, किसका ऑथोरिटी, प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये ट्रैप है, लेकिन इसका आंसर क्या है, प्रेसिडेंट एक्ट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, आर्टिकल 352। क्या लिखा है, ट्रैप क्या है, प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नहीं रिटन रिकमेंडेशन, रिटन रिकमेंडेशन होगा तभी। मेजोरिटी, रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी, रिवोकेशन में स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगता है, इट ओनली टेक सिंपल मेजोरिटी, याद रखने वाला बात है। फिर पार्लियामेंट्री रोल, बोथ हाउसेस मस्ट अप्रूव द रिवोकेशन ऑफ एन इमरजेंसी, नहीं रिवोकेशन के लिए सिर्फ सॉरी रिवोकेशन के लिए सिर्फ लोकसभा में पास हो गया उतना ही काफी है। फिर आर्टिकल 19 सस्पेंडेड इन ऑल टाइप ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नहीं आर्टिकल 19 सिर्फ कौन सा इमरजेंसी पे होता है, एक्सटर्नल इमरजेंसी, और जैसे कि वॉर, ये छुप गया थोड़ा, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ये कॉमन ट्रैप है, ये आपको जानना चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 358 वर्सेस आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 ऑटोमेटिकली सस्पेंड ऑल फंडामेंटल राइट्स, क्या पूरे को कर देता है, तो आंसर है नहीं, आर्टिकल 359 डज नॉट सस्पेंड, इट ओनली सस्पेंड द राइट टू मूव कोर्ट फॉर स्पेसिफिक राइट। फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता है, सिर्फ उसका एनफोर्सिबिलिटी ही सस्पेंड होता है। जैसे मैंने नारियल का एग्जांपल दिया था, आपके पास नारियल तो है, फंडामेंटल राइट तो है, बट नारियल आप खा नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि दांत नहीं है, एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, इन इनवायलेबल राइट्स, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ एनी एफआर, नहीं 20 और 21 का नहीं कर सकता है, नेवर बी सस्पेंडेड। स्टेट गवर्नमेंट, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस, तो आंसर है नहीं, शुरू में ही बताया था मैंने कि स्टेट गवर्नमेंट कभी भी डिसमिस नहीं होता है, दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बट मस्ट फॉलो द यूनियन डायरेक्शन। और वो कब प्रेसिडेंट रूल लगा रहता है तब जाके सस्पेंड होता है। फिर लेजिस्लेचर का वो देखते हैं, लेजिस्लेचर का क्या है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड, क्या स्टेट लेजिस्लेचर नेशनल इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंडेड होता है, तो आंसर है नहीं,
स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता है, पार्लियामेंट गेट्स कंकरेंट पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट। कि ठीक है आपको कानून बनाना, आप भी बनाइए, मेरा मन करेगा, पार्लियामेंट बोल रहा है कि अगर कोई स्टेट, सपोज केरला, नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, तो केरला का मन में आ रहा है कि कोई एक लॉ बनाना है तो आप बनाइए, लेकिन पार्लियामेंट को लगता है कि नहीं, केरला में मेरे को भी लॉ बनाना है, तो पार्लियामेंट बना सकता है। कंकरेंट मतलब दोनों बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर कभी भी नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होता है, ये ट्रैप है। फिर जुडिशियल रिव्यू क्या है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। क्या जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी का? कि एक बार लगा दिया, अपना मन में आया, बोले वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन था नहीं, लेकिन लगा दिया, तो इसमें कोर्ट इसको देख सकता है कि नहीं कि ये मेलाफाइड है या फिर सही में है? तो ऑब्वियसली ये जुडिशियल रिव्यू के तहत में है। और ये मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अगर मेलाफाइड ग्राउंड पे है तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। फिर आर्टिकल कौन सा? प्रेसिडेंट्स रूल कैन ओनली बी इम्पोज्ड, ये थोड़ा कट गया है, तो सॉरी, नहीं, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज ड्यूरिंग यूजिंग आर्टिकल 352, तो नहीं, आर्टिकल 352 नहीं, अंडर एक सिर्फ आर्टिकल 356 के तहत ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, इसके लिए डिफरेंट आर्टिकल है। ये हैंग हो गया थोड़ा सा, इसके बाद थोड़ा सा ये हैंग हो गया है, पता नहीं क्या हुआ। अब प्रीलिम्स का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये आप सॉल्व करिएगा, मैं बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? आप देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, मैं फिर अगला क्लास में इसका आंसर बताऊँगा आपको। ये पहला, इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और ये दूसरा, 5 क्वेश्चंस है ऐसे मैंने तैयार किया है बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये तीसरा शायद थोड़ा सा मिस्टेक है इसका ऑप्शन में, ये नहीं सॉल्व करने से भी होगा। ये चौथा आप सॉल्व करिएगा। फिर उसके बाद ये 5वां, ये हो गया कंप्लीट। ये हम लोग ने नेशनल इमरजेंसी पूरा कंप्लीट कर दिया है, और नेशनल इमरजेंसी से शायद अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और अगर करंट अफेयर में कोई न्यूज़ आता है तो आप प्लीज़ ऐड करिए और इसको हैंड रिटन नोट्स बनाइए इसका। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। मिलते हैं अगला क्लास में।